जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी एकदम शानदार जानदार ज़बरदस्त चल रही होगी। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर साइंस का होने वाला है वो है 14 यानी कि 14वां। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में अपन साइंस के क्वेश्चन पूरे इंक्लूड किए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन रखे गए हैं ये केवल नेवी SSR के लिए नहीं है, अग्निवीर के लिए भी है, SSC GD के लिए भी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ जहाँ जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को अपन इंक्लूड करेंगे और छोटे छोटे और बड़े बड़े पॉइंट को भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल इन रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। खालिस्तान ने विभिन्न प्रकार की पशु कोशिकाओं का अध्ययन किया और बताया कि कोशिकाओं की एक पतली बाहरी परत होती है जिसे आज प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। देखो, एक ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने एनिमल सेल को बहुत अच्छे से स्टडी किया और देखा कि स्टडी करने के बाद जो सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन थी उसको प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया गया। तो भैया वो था कौन? वैज्ञानिक स्लाइडिन था? बिल्कुल नहीं था, ये तो भैया प्लांट सेल वाला आदमी था। बोथ हो नहीं सकता था, नन ऑफ दिस है नहीं। तो बचा हमारे पास कौन सा था? स्वान। मतलब स्वान वो वैज्ञानिक था जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन पर स्टडी की और बताया कि कोशिका जो एनिमल सेल होती है ना, जंतु कोशिका होती है, उसके चारों तरफ एक झिल्ली है जिसको कहा जाता है क्या दोस्त? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खालिस्तान मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन इन स्वान टू गिव द सेल थ्योरी। खालिस्तान ने कोशिका सिद्धांत देने के लिए स्लाइडेन और स्वान की परिकल्पना को संशोधित किया था। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब सेल को डिस्कवर कर लिया गया, डेड सेल, लिविंग सेल। डेड सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था सर? रॉबर्ट हुक के द्वारा। मरी हुई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। जिंदा कोशिका यानी लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। तो जिंदा कोशिका ल्यूवेनहॉक ने खोजी, मरी हुई कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोज लिया। लेकिन जब दो साइंटिस्ट आए, एक स्लाइडेन और एक स्वान, एक स्लाइडेन और स्वान, तो देखो ये है स्लाइडेन साहब और ये है स्वान साहब। इन दोनों ने सेल थ्योरी दी। क्या थी? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में दो चीजें लिखी कि संसार में जितनी भी चीजें जीवित हैं वो सारी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। इसीलिए हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अगर यूनिट आपसे बोला जाए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाए तो किसे बोला जाता है? सेल को। हिंदी में सुनो, हिंदी में ये बोला गया कि स्लाइडेन और स्वान आए, इन्होंने बोला कि भाई ये कोशिका सिद्धांत है। उस कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बोला कि संसार में जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। मतलब ऑल लिविंग बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल। इसीलिए शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है, चाहे वो स्ट्रक्चरल यानी कार्यात्मक हो या फिर आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कार्यात्मक हो, संरचनात्मक, इसकी जो इकाई है हमारी बॉडी की वो कौन मानी जाएगी? सेल यानी कि कोशिका मानी जाएगी। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि ये बताओ एक सेल जब डिवाइड होगी तो दो सेल बनेगी, बोलो हाँ जी सर, लेकिन ये दोनों सेल क्या एक जैसी होंगी या कैसी होंगी? तो ये बताने में क्या हो गए? फेल हो गए। तो इनकी जगह पे एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रुडोल्फ बर्चौ, और इन्होंने इसी सेल थ्योरी को संशोधित किया, मतलब थोड़ा सा सुधारा और इसमें एक स्टेटमेंट लिखा ओमनिस ई सेल्यूला। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी संसार में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपनी जैसी ही कोशिकाओं से बनी हैं, अपनी जैसी ही कोशिकाओं से बनी है। मतलब अगर ये सेल डिवाइड होगी तो बिल्कुल अपनी जैसी ही कोशिकाएं बनाएगी, है कि नहीं भाई? तो भाई जो सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करने का काम किया था वो किया था रुडोल्फ बर्चौ ने। रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल को खोजा था, यानी कि डेड सेल यानी मृत कोशिका को। तो मृत कोशिका खोजने वाला कौन था? मृत कोशिका खोजने वाला था सर रॉबर्ट हुक। और जिंदा कोशिका खोजा था ल्यूवेनहॉक ने। लिविंग सेल है ना, लिविंग सेल, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका खोजने वाला कौन था आपको बताना है कि सर ल्यूवेनहॉक। और मृत कोशिका किसने खोजा था सर? आपको बता देना, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर है ना बात? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेल के भीतर कॉल के रूप में जाना जाता है? सेल विद इन सेल, कोशिका की कोशिका। एक्चुअली में सही मायने में इसको लिखना चाहिए था, किसे कोशिका की कोशिका कहा जाता है? राइबोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को, लाइसोसोम को या गोल्जी अपैरेटस को? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा आंसर बताओ। सर राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है गुरुजी? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। एक और नाम है, अगर आप बहुत ध्यान से अगर पढ़ोगे एनसीईआरटी तो एक नाम लिखा है पैलेट पार्टिकल।
पैलेट पार्टिकल, क्या लिखा हुआ है, पैलेट पार्टिकल, हिंदी में पैलेट के कण। पैलेट एक वैज्ञानिक था जिसने राइबोसोम की खोज की थी, तो उसने इनको नाम दे दिया गया कि भाई राइबोसोम जो है वो पैलेट के कण हैं। क्लोरोप्लास्ट को सेल विद इन सेल कहा जाता है, कोशिका की कोशिका। सर लाइसोसोम को तो सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या का थैला कहा जाता है, सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या का थैला कहा जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? आगे बोला जाता है सर गोल्जी एपरेटस को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, हिंदी में बोला जाता है यातायात पुलिस, कोशिका का यातायात पुलिस। ठीक है, कोशिका की यातायात पुलिस किसे कहा जाता है? तो आप दोस्त बिल्कुल बताइएगा गोल्जी उपकरण को यानी कि गोल्जी एपरेटस को। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। मिश्र धातु है, मिश्र धातु है क्या, अलॉयज होते क्या है? हार्डर देन द प्योर मेटल, हार्डर देन द इम्प्योर मेटल, सॉफ्ट देन द प्योर मेटल, सॉफ्टर देन द इम्प्योर मेटल। देखो बेटा सॉफ्ट तो नहीं हो सकती, क्योंकि मिश्र धातु बनाई ही इसीलिए जाती हैं ताकि जो धातु है उससे ज़्यादा हार्ड हो और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो, ज़्यादा हो। तो इसका जो परफेक्ट आंसर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो आपको समझ आ जाता कि सर ये बताओ मिश्र धातु बनाई क्यों गई, इसको मिश्रण क्यों बनाया गया। तो दो या दो से अधिक धातुओं को जब मिलाते तो मिश्र धातु हो गई, लेकिन जब इनको बनाते हैं ना तो ये हार्ड हो जाती हैं। किससे? प्योर मेटल से। जो शुद्ध धातु होती है उससे ज़्यादा ये कैसे हो जाती हैं, कठिन हो जाती हैं, हार्ड हो जाती है, भारी हो जाती हैं। ये जरूर याद रखे रहिएगा। H1N1 क्या है? H1N1 एक वायरस है, एक विषाणु है। क्या है मेरे दोस्त? ये वायरस है यानी कि एक विषाणु है। और ये विषाणु कौन सी बीमारी फैलाता है? सर कफ बिल्कुल नहीं। सर बर्ड फ्लू के लिए तो H5N1 वायरस होता है, तो स्वाइन फ्लू के लिए होता है H1N1 वायरस। सर बर्ड फ्लू पक्षियों से फैलता है, सर मुर्गियों से फैलता है। और सर जो स्वाइन फ्लू होता है ये किससे फैलेगा? शुअर से फैलेगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ है, बेसिक से पॉइंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसीलिए मैं बिल्कुल इनको एलुबरेट करके आपको समझाता हूं। आगे आ जाइए। व्हाट इज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? हंसी वाली गैस किसे बोलेंगे? जल्दी से बताइए। लाफिंग गैस। अच्छा ये कब? देखो कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत सारी भीड़ हो जाती है तो क्या करते हैं कि जो पुलिस होती है जैसे आंसू गैस के गोले छोड़ती है, वैसे एक गैस होती है लाफिंग गैस। वो लाफिंग गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपयोग आग बुझाने के लिए करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं हो सकता सर, ये तो और गलत है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये तो बिल्कुल ही मत डाल देना साहब, ये तो ब्लीचिंग एजेंट है। तो बचा क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड। अरे मेरे भाई क्या बचा था? नाइट्रस ऑक्साइड बचा था। तो अगर कभी पूछे कि हंसी वाली गैस कौन सी है, लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। देखो कभी अगर मिले ना समय तो नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघ के देखना, आपको हंसी आएगी। क्या आएगी? आपको हंसी आएगी, इसलिए इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? अयस्क मतलब जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो देखो बेटा एक एक से ध्यान से सुनो। बॉक्साइट किसका होता है? सर जिंक का। बॉक्साइट किसका है? जिंक का। कैलामाइन किसका है दोस्त? कैल्शियम का। सर कैल्साइट आपको याद रखना है। गैलेना किसका है? लेड का यानी कि पीबी का। तो जो कैल्साइट है ना ये डेफिनेटली एल्यूमिनियम का है। क्या है? एल्यूमिनियम का है। बोलो मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? आधे लोगों को तो यही दिक्कत होगी कि सर गलत ही लिख दिया, क्योंकि पहला जो बॉक्साइट है ना दोस्त यही है। बॉक्साइट जो है ना ये किसका है दोस्त? एल्यूमिनियम का है। अब आ जाते हैं अपन सही पर। तो भाई एक एक करके अपन चलते। बॉक्साइट किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। अब आपसे पूछा जाएगा दूसरा, तो जिंक, कैल्शियम और लेड। कैलामाइन ये साहब जिंक का, सर कैल्साइट कैल्शियम का, और गैलेना पीबी यानी कि लेड का। अब ठीक है, अब क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, घुमा फिरा के भाई कभी कभी पूछ लेता है। द गैस यूज्ड टू इंटिग्विश फायर, यानी कि जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिलेंडर है वो गैस कौन सी है? नियोन तो हो नहीं सकती दोस्त। नाइट्रोजन तो चिप्स के पैकेट में भी भरी जाती है, टायर में भी भरी जाती है, बलून में भी भरी जाती है, गुब्बारों में भी इसी को भर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंट कंपाउंड है बेटा, ये तो बिल्कुल ही मत भर देना। ये ब्लड में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल गैस है CO, इसीलिए इसको पता है नाम क्या है? स्वीट स्लीपिंग गैस। इसी का एक नाम होता है स्वीट स्लीपिंग गैस, और इसका एक और नाम होता है साइलेंट किलर गैस। साइलेंट किलर गैस एक और नाम होता है सर, इसको अपन लोग बोला जाता है सफोकेटिंग गैस। सफोकेटिंग गैस। अब ये कैसे समझ में आएगा? देखो सुनो, ठंडी के समय में अगर कोई व्यक्ति जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है यानी अस्थमा का पेशेंट है, उसको मान लिया जाए कि आपने ऐसे कमरे में सुला दिया जिसमें खिड़की बंद थी,
और यहाँ जो गेट था ये भी बंद था। अब वो आदमी इधर लेटा हुआ है, इस चारपाई पे क्या है, वो आदमी लेटा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने अपने हाथ सेकने के लिए यहाँ आग जला ली। अच्छा, आग जलने से क्या निकलेगा सर? कार्बन। बिल्कुल सर, इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन वैसे ही उसको आधी मिल रही है क्योंकि अस्थमा का पेशेंट है, तो आधा ऑक्सीजन मिलकर बना लेता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये इतनी खतरनाक गैस है कि ये बुढ़ऊ सोएगा लेकिन उठेगा नहीं, है ना। इसीलिए बोला जाता है स्वीट स्लीपिंग गैस, साइलेंट किलर गैस या सफोकेटिंग गैस, घुटन वाली गैस इसी को बोलते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर देखे होंगे ना, जगह जगह टंगे रहते हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। तो उसमें कौन सी गैस भरी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड भरी होगी, सही है ना। नेक्स्ट, द मैमल्स विच ले एग्स, स्तनपायी जो अंडे देता हो। देखो सही मायने में एक्चुअली में जो मैमल्स होते हैं बेटा वो बेबी देते हैं, ममल्स है ना, स्तनधारी होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन एक ऐसा स्तनधारी है जो बेटा अंडे देता है। अब ये आपको बताना है, क्या चमगादड़ है? नहीं साहब, ये तो बिल्कुल ही मत लगाना। कंगारू नहीं, कंगारू को तो बोला जाता है कि भाई ये क्या है, ओबीविपेरस एनिमल, ओबीविपेरस एनिमल। हिंदी में बोला जाता है दोस्त इसको अंडज जन्मज जीव, अंडज जन्मज जीव, मतलब ऐसा जीव जो अर्ध विकसित बच्चे को जन्म दे, मतलब पूरा बच्चा भी नहीं होता, पूरा अंडा भी नहीं होता। आपने देखा होगा ना, हालांकि है तो वो बच्चा ही। कंगारू जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो अर्ध विकसित होता है, मतलब कम डेवलप होता है। फिर वो अपने आगे जो झोला होता है ना, मार्सुपियल, उसमें रखकर बेटा वो अपने बच्चे का पालन पोषण करता है। तो कंगारू छोड़ दो सर, स्क्वायरल, गिलहरी बिल्कुल नहीं। एक आता है ममल्स जिसका नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस, रट लीजिए इस लाइन को, डक बिल्ड प्लेटिपस। ये एक ऐसा ममल्स है, ऐसा स्तनधारी है जो बच्चे एग देता है, अंडे देता है। हालांकि सारे के सारे स्तनधारी बच्चे देते हैं, बट ये है जो अंडे देता है। नेक्स्ट आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 10, प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखा है लेप्रोस्कोपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेप्रोस्कोपी क्या है? रडार है? नहीं सर, ये तो रडार तो समझो क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है हवा में दिशा पता करने के लिए। जैसे प्लेन उड़ रहे हैं तो बोलते हैं कि वो उसके रडार में आ गया। जैसे मान लिया जाए कि अभी रिसेंटली में जो अभी एक चीज़ चल रही है कि अपन पाकिस्तान या पाकिस्तान वाले अपने इन दोनों के बीच में जो तनाव चल रहा है, तो अगर कोई मान लीजिए कि वहाँ का कोई भी एयरफोर्स का कोई भी जो जेट है अपने यहाँ अगर इंटर करेगा तो रडार में शो कर जाएगा कि भाई वो दुश्मन हमारे रडार में आ चुका है, अब अपन एक्टिवेट हो जाओ और उनका धुआं उड़ा दो एक साइड। क्लियर है ना। तो रडार उसके लिए यूज़ किया जाता है। ऊतकों का विज्ञान तो हिस्ट्रोलॉजी कहलाता है बेटा, इसको तो बिल्कुल ही हटा दो। 2 ऑप्शन खत्म सर। लेजर बीन्स होता नहीं है तो बचा क्या था? स्त्री रोग संबंधी संचालन। एक्चुअली में लेप्रोस्कोपी से चेक किया जाता है, जांच की जाती है, इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की मामले नहीं, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पहली तो भैया सॉलिड होती है, दूसरी लिक्विड होती है, तीसरी गैस होती है, चौथी प्लाज्मा होती है और पांचवी बीईसी होती है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। ये पांचवी अवस्था है। तो चौथी पूछा था, चौथी क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज कर दो, आयनीकरण कर दो तो बन जाएगी प्लाज्मा, है ना। या तो पॉजिटिव चार्ज ले देगी या नेगेटिव चार्ज ले लेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? फंस गए बाबू तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड फर्टिलाइजर? यूरिया? नहीं सर, यूरिया तो नाइट्रोजन वाला है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन 46% है। 46% क्या है दोस्त? नाइट्रोजन। तो ये तो नाइट्रोजन वाला है, मिक्स कहाँ है? तो ये भी हटा दो। अमोनियम सल्फेट, बेटा ये डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, या डीएपी की जगह एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये तो सारे सिंगल हैं सर। केम प्लांट है तो एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास, ये है मिक्स फर्टिलाइजर, ये है मिक्स फर्टिलाइजर एनपीके, है ना। इन्हीं को ही प्राइमरी फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, प्राथमिक आपके उर्वरक। नेक्स्ट, टाइफाइड एक बीमारी है। टाइफाइड इज अ डिसीज ऑफ, कैसी बीमारी, कहाँ पर होती है? लीवर में, फेफड़ों में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। देखो सुनो ध्यान से, टाइफाइड ना बैक्टीरिया वाली बीमारी है। क्या है? बैक्टीरिया वाली। और ये फैलती किससे है? ये फैलती है कंटामिनेटेड फूड इन कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, हिंदी में दूषित भोजन और पानी। दूषित भोजन एवं दूषित पानी में, दूषित भोजन एवं दूषित
पानी में। अब समझो कि मान लीजिए अगर खराब पानी पिया या खराब भोजन खाया तो ये सीधे कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत को डैमेज करेगा कि नहीं, छोटी आंत को डैमेज करेगा कि नहीं। कौन से बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया का नाम है, याद रख लो क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और बच्चे ये जो साल्मोनेला टाइफी है ना, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया। और सर इसको पता लगाने के लिए, टाइफाइड का पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है बिडॉल। आप कभी भी जब भी टाइफाइड का टेस्ट कराने जाओ ऊपर रिपोर्ट पे चेक किया करो, लिखा रहता है बिडॉल एनालिसिस। क्या लिखा रहता है, बिडॉल एनालिसिस लिखा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द टूथ विथ 3 रूट्स, 3 जड़ों वाला दांत कौन सा है भैया, मैक्सिलरी मोलर होता है, दाढ़, ठीक है, दाढ़। दाढ़ के देखो, दाढ़ लास्ट में थोड़ा सा गोला आकार की होती है और सामने वाले दांत तो पतले पतले से होते हैं, तो ये तो सिंगल रूट वाले होते हैं, एक दांत मतलब एक जड़ वाले होते हैं। लेकिन जो पीछे क्या होती हैं, दाढ़ होती हैं, मैक्सिलरी दाढ़ होती हैं, ये ऊपर वाली दाढ़ मैक्सिलरी दाढ़, इनकी ना 3 क्या होती हैं, रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, तो इनको उखाड़ने में भी दर्द ज़्यादा होता है। तो आंसर क्या लगाओगे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए अगला लिखो, द सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, लार के पाचन में कौन मदद करेगा भैया, ये बताओ। लार का पाचन, अच्छा लार किसके पाचन में मदद करेगी, एग्जैक्टली में लार के पाचन में मदद करता है। अरे भाई कैसी बात करो, लार किसके पाचन में मदद करती है ये बताना था। प्रोटीन के लिए तो भैया स्टमक के अंदर कुछ है, क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे, जैसे एक तो हो जाएगा रेनिन और एक हो जाएगा पेप्सिन, ये दोनों एंजाइम पेट में हैं, पेप्सिन और रेनिन। तो प्रोटीन का पाचन तो पेट से शुरू होता है, इसका तो काम ही ख़त्म करो। वसा का पाचन बेटा बाइल जूस करेगा, पित्तरस। इसके अलावा एंजाइम पूछे तो लाइपेज, एंजाइम पूछे तो लाइपेज, तो या तो पित्तरस या लाइपेज, तो पित्तरस या लाइपेज। और बेटा पित्तरस पहले लीवर के पहले आएगा, नहीं तो ये मुंह में आ नहीं सकता। कौन सा, सलाइवा की जब बात की जा रही थी तो जो फैट है, फैट का डाइजेशन माउथ से शुरू हो नहीं सकता, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बेटा कि जो बाइल जूस है ये माउथ में कैसे बन सकता है, फाइबर बिल्कुल नहीं करेगा, स्टार्च था। और ये ऐसा बोला जाता है कि जो स्टार्च होता है इसको माल्टोज में या डाइसैकेराइड में, माल्टोज में या डाइसैकेराइड में तोड़ने का काम, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, तो या तो माल्टोज, अगर माल्टोज ऑप्शन में ना होगा तो डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। तो जो लार के अंदर एंजाइम होते हैं, सैकेराइड, लार के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देते हैं। लार के अंदर एंजाइम होगा सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम काम करता है सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन वो दोस्त हमने तो पढ़ा होगा टाइलिन एंजाइम, क्या पढ़ा होगा, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम इसी का दूसरा नाम है। तो लार के अंदर टाइलिन एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को डाइसैकेराइड या माल्टोज में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट साइटनेस इज ड्यू टू, कम दृष्टि के कारण, मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष इसको मायोपिया भी बोलते हैं। इसको अपन शॉर्ट साइटनेस को क्या नाम देते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इसमें पास की चीज़ें तो दिखाई देती हैं बट दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। और ये किसके कारण होता है बेटा, आइरिस के कारण नहीं हो सकता, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण नहीं हो सकता, हाँ आई बॉल में एलोंगेशन हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो वीकनेस ऑफ रेटिना भी था, ये ऑप्शन भी था, बट अभी तक ऑप्शन सी है तो अब सी लगाओगे, नहीं तो ऑप्शन फिर डी लगाते। समझ गए। नेक्स्ट, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज, जो मनुष्य होते हैं उनमें जो मेल का ब्रेन का वजन होगा लगभग एवरेज कितना होना चाहिए। मान लीजिए अपन हैं तो भाई अपन पुरुष हैं, पुरुष में जो दिमाग का वजन होगा वो कितना होगा, जल्दी से बताओ। मस्तिष्क का 1 kg से तो ज़्यादा होता है बेटा, लगभग 1350 से 1450 ग्राम के बीच में होता है। फीमेल का 1280 से 1350 ग्राम के लगभग लगाना। अगला, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, पानी में अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे तो मेल्टिंग पॉइंट भी है और इसी को फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। बेटा ध्यान से सुन लो, 10 पे कुछ नहीं होता, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की सबसे अधिक डेंसिटी होती है, घनत्वता होती है, रट लेना इस चीज़ को। और 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, गलनांक बिंदु या फिर इसको हिमांक बिंदु बोलते हैं। और साहब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, क्वथनांक बिंदु। अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी बताओ भाई, जल्दी से बताओ। प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा, इनमें से कौन सी है जो हवा के द्वारा फैल सकती है? तो बेटा प्लेग जो है ना वो तो चूहे के द्वारा फैलती है ना, चूहा है, गिलहरी है, तो ये तो हवा के द्वारा नहीं फैल सकती। हालांकि ये प्लेग बीमारी है जो बैक्टीरिया वाली है और ये फैल जाती है, ठीक है। इसको प्लेग को अपन ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, काली मौत के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड कंटामिनेटेड भोजन, कंटामिनेटेड वाटर, दूषित भोजन दूषित पानी से होती है। सर कोलेरा भी दूषित भोजन दूषित पानी से होता है। तो टीबी बचा है भैया, और टीबी के लिए एक वैक्सीन लगाई जाती है, उस वैक्सीन का नाम लिख लेना BCG, बेसिकल या बेसिल कैलमेटे ग्यूरेन, बेसिल कैलमेटे ग्यूरेन, है ना। तो टीबी के लिए, जो टीबी होता है ना, किसी को मान लो अगर ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, तपेदिक या क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में, अगर किसी को ये हो जाए तो आपको उसके डायरेक्ट 1 मीटर के सामने कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन नंबर 20 में है, वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। बिल्कुल, किससे करती है? विजुअल रेडिएशन से नहीं बेटा, विजुअल लाइट तो 7 कलर हैं, VIB, GY, O और R, ये तो आना जरूरी है बेटा, इसको रक्षा। अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज नहीं बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज। तो वायुमंडल में जो ऊपरी हिस्से में क्या है? ओजोन लेयर है। क्या है बच्चा? ओजोन लेयर, O3 है, इसको ओजोन लेयर बोला जाता है। ये किससे प्रोटेक्ट करती है? हमको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। ओजोन परत जो है ना वो किस मंडल में है? जल्दी से बताओ। समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल, समताप मंडल। और समताप मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। किस यूनिट के द्वारा मापा जाता है? तो भैया ओजोन का जो डॉप्शन यूनिट के द्वारा मापा जाता है, डॉप्शन इकाई। इसको मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्शन, है ना, ये जरूर याद रखी रही है। क्लियर है ना? अरे बोलो क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन्स कंसिस्ट ऑफ प्योरीफाइड। जेट एरो विमानों के लिए विमानन ईंधन में शुद्धिकरण होता है बेटा, केरोसिन का होता है। बिना सोचे समझे लगा देना, सिंपल सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड, इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं? देखो लीवर बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो बच्चा कौन सी है? लीवर। किडनी अगर आपसे पूछे क्या किडनी ग्रंथि है? अच्छा, पैंक्रियास जो है, अग्नाशय, ये भी एक प्रकार की क्या है? ग्रंथि है, ठीक है। किडनी अंतःस्रावी ग्रंथि हो सकती है, नहीं हो सकती? पहले तो ये बताओ। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा तो फिर आपको ना 2 ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पर लगाने के लिए। क्या मिल रहे हैं? 2 ऑप्शन। तो किडनी के अंदर आप बोल सकते हो कि बेटा बट सही आंसर तो लगाना चाहिए स्टमक, इसको ना और कुछ लिखना चाहिए था उसको। चलो देख ले क्या लिखा है। आतिशबाजी में हरी लौ का उत्पादन किया जाता है। जो भी पटाखे वगैरह फोड़ते हैं उसमें हरा रंग किसके कारण आता है? साहब बेरियम के कारण आता है। किसके कारण आता है? बेरियम के कारण आता है। बेरियम हरा रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य से हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करता है और इसे पृथ्वी तक आने से रोकता है ओजोन लेयर, जो अभी मैंने बताया था। कौन? ओजोन लेयर, है ना। किसके द्वारा मापते हैं? डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। किस मंडल में है? समताप मंडल में है, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 14। कैसा लगा आप लोगों को? देखिए आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो एक ही आपसे बार बार ये चीज़ बोली जाती है कि जब भी आप इस प्रैक्टिस सेट के लिए देखने के लिए बैठें तो तुरंत उसको व्हाट्सअप स्टेटस पे आप लगा दीजिए। लाइक और शेयर तो बिल्कुल करना ही करना है। क्यों करना है भैया? क्योंकि जब आप करोगे तब आप पसंद करोगे तो और अच्छे अच्छे तरीके से क्लास लेके आएंगे। फिजिक्स की भी क्लास लगवाने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिक्स की भी क्लास लगवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हो सकता हो कि अगर ठीक ठाक तुम लोग रहे तो भैया फिर ऑनलाइन क्लास भी अपन स्टार्ट कर देंगे लाइव, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और शेयर और भैया लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।